चीमा साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये इस्लामी ममालिक की कमज़ोरी है, क्या मसलहत है, या एक प्रैक्टिकल अप्रोच है? क्योंकि ये भी पिछले दिनों राय आती रही कि ज़्यादा सिफारती तौर पर या वैसे अगर आप हक़ाइक़ को देखें तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, तीनों में से क्या चीज़ है? ना, जो आपने तीनों ऑप्शन दिए हैं ना, वो एट द सेम टाइम बिल्कुल दुरुस्त है। कमजोरी भी है, मसलहत भी है, और प्रैक्टिकल यही इनके पास है। इसके अलावा कुछ करने को नहीं है इनके पास। मुझे जो इस्लामी ममालिक हैं, हम भी बचपन में सुनते आए जी कि मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाए ना तो पता नहीं ये कौन सा तीर मारेंगे। और लोगों ने शायद ये सोचा हुआ है कि शायद कोई आना है, बंदा आना है और इनकी कोई आपस में फिजिकल फाइट होनी है, तो ज्यादा लोग होंगे ना तो सारे मिलकर उस पर अटैक करेंगे, तो शायद हम जीत जाएंगे। लेकिन इनके बारे में एक दफा एक खूबसूरत बात, बड़ी एक थॉट प्रोवोकिंग बात, शहनशाह सोहरावर्दी हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक दफा की, तो उन पर एक इल्जाम होता था। उन पर इल्जाम यह था कि ये ज्यादा एक मगरब की तरफ देखते हैं या मगरब नवाज है, प्रो वेस्ट है। हम्म। तो उनसे किसी ने सवाल किया कि आप जो है ना अलायंस भी चाहते हैं कि मगरब के साथ हो हमारा, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मुस्लिम मालिक जो है ये सारे इकट्ठे हो जाए। हम्म। उन्होंने कहा कि ये सारे जो है ना, ये सिफरें हैं, तो सिफरें आप जितनी भी जमा कर लेना उसका हासिल भी सिफर आता है। सिफर। तो ये आज तक, और मैं ये बात कर रहा हूँ 50 की दहाई की, और अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी जब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो हालात जो है ना उससे डिफरेंट नहीं है। अब जरा इनका एक जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, जो भट्टी साहब ने नाम जो है वो जो बताए कि कौन कौन सा असला इनके पास है, हम्म। इसको आप मैं इस तरह से बयान करता हूं कि जो मुमालिक दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदते हैं उसमें कतर तीसरे नंबर पे है। कतर तीसरे नंबर पर है। और इस कतर का रकबा देखें, ये इस्लामाबाद जितना एक मुल्क है, जो इस्लामाबाद की इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जितना ये रकबा है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी कि ये वही बनता है, यानी कि हम जो है आप समझें कि जैसे कोई 900 स्क्वायर किलोमीटर हो, वो 1100, यानी कि वो इसके करीब है। इतना है। और दुनिया में तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? यूक्रेन है, जिधर एक जंग चल रही है। दूसरे नंबर पे कौन है? कि जो कि इंडिया है। और तीसरे नंबर पे कतर है। चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर सऊदी अरब आता है। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे जो है बहरीन है, कुवैत है या यूएई है, ये सारे टॉप 25 कंट्रीज में है असले के लिहाज से जो असला खरीदते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि ये असला इनके किस काम आएगा। पहले ये आपस में भी लड़ते हैं, यानी कि अभी तो ये है कि या तो आप इसको आप रखते थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, आप कह रहे हैं कि अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज। अब इनमें से मैं ये सोचता रहा कि क्या कोई अरब कंट्री ऐसा है जो कि गैर मुसलमान है, जिसका आप इनको एक एक दरमियान में ये एक तफरीक भी रख रहे हैं कि अरब ममालिक भी हैं और मुसलमान ममालिक भी हैं। आप यही बात करते थे जी कि इस्लामी ममालिक जो है उनकी बात हुई। अब ये है कि इनका आपस में क्या है, यानी कि हम्म। उधर जो पहले एक है यमन, है यमन में हूथीज हैं, जी। उन्होंने पहले इन पर अटैक भी किया, यूएई पे भी किया, सऊदी अरब पे किया। अभी इधर कतर में जब हुए तो उधर ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद थे, तो कह रहे थे कि एक मुसलमानों की एक अपनी एक नेटो फोर्स होनी चाहिए। और आयरॉनिकली ईरान वो मुल्क है कि जिन्होंने उन्होंने भी पर रिसेंटली अटैक किया, अभी कुछ महीने पहले की बात है। और इनकी आपस में इतफाक का ये आलम है कि कुछ मालिक जो है उनके तो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। तो कतर ने यूएई को कहा कि आप जो है इनके साथ ताल्लुक खत्म करें। अब खैर इनके कहने पे तो उन्होंने ताल्लुक खत्म नहीं करने थे। हम्म। हाँ, ये जरूर किया कि उनका डिप्टी एम्बेसडर है उसको बुलाया, उसको कोई डांटा डपटा के आप लोगों ने ठीक नहीं किया। लेकिन अलीना जो ओवरऑल हुआ है, ये अब जो है ना इनके लिए एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। क्राइसिस इस सेंस में है हम्म। कि आपकी अवाम का आप पर एतमाद उठ जाता है। आप इमेजिन करें कि इस टाइम इंडिया की जो पोजीशन है, पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस इरोड हुआ है कि हम तो अपने आप को एक बड़ा कंट्री समझ रहे हैं। हम्म। और हम पिछले जो 25 साल से हम हर तरफ जो है, यानी कि हमें गालियां पड़ रही हैं, मारें पड़ रही हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। अब जो अरब कंट्रीज हैं,
एक तरफ तो उनमें ओवरऑल एक इसराइल के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है। अब इसराइल किसी को भी आके मारता है तो उनके जो लोग हैं उनमें और ज्यादा अपने हुक्मरानों के बारे में भी रिजेंटमेंट होती है। एक ये चीज होगी। दूसरा, ये जवाब इनको दे नहीं सकते। इसराइल ने एक नई थ्रेशोल्ड सेट कर दी है। वो इनके कंट्रीज में जाके, ममालिक में जाके, पहले उसने कभी वो लबनान में अटैक करता है, कभी वो यमन में उसने किए हैं, सीरिया में उसने किए हैं, ईरान में उसने किए हैं, अब जो है वो कतर की तरफ आ गया। उसका मतलब यह है कि कोई अरब मुल्क जो है वो उनकी उसकी दस्तरस से बाहर नहीं है। बिल्कुल अब सही। इस तरह ठीक है। ये जो है इनके अगर इस तरह के बयान देंगे, अगर ये मामला इनका इधर तक रहा तो जो बाकी हैं उनकी भी ये हालत होगी, या ये होगा कि ये बस हर टाइम दुआएं करते रहेंगे कि इसराइल जो है ना हमारे इस पे दोबारा कोई अटैक ना कर दे। सर तो जिस तरह से तो आप बता रहे हैं तो उस जो तरह से अमेरिका तो है, अपने अंदर अवाम की सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया इन ममालिक के लिए। मैं सर एक छोटी सी बात के ऊपर सलीम साफ़ी साहब की राय साफ़ी साहब, क्या इतना भी नहीं हो सकता था कि अब्राहम अकॉर्ड से बाहर निकल जाते या इसराइल से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते ये ममालिक? क्या ये मुमकिन नहीं था? नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि एक तो इसमें सिर्फ अरब ममालिक नहीं थे, गैर अरब ममालिक भी थे, और लेकिन अरब ममालिक के आपस में भी इख्तिलाफात हैं। आज से चंद साल पहले आपने देखा था कि कतर के साथ यूएई ने ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए थे, और इसी तरह ईरान की मिसाल उमर ने दी कि ईरान की सरजमीन पे तो ख़ुद कतर से अभी चंद रोज़ पहले हमला हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने फिर उनको वो जवाब दे दिया। इसी तरह शाम और ये ममालिक सब सऊदी कैम्प में नहीं थे, ये तो सब उसके कैम्प में, ईरान के कैम्प में थे। तो ख़ुद अरब ममालिक के अंदर इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं कि वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते जिस तरह इकट्ठा होना कहते हैं। मैं यही वजह आपसे पूछना चाहती हूँ सर, ऐसा क्यों है जब एक के ऊपर हमला बाकियों के ऊपर हमला क्यों तसव्वुर नहीं हो रहा है? वजह क्या है? नहीं, अभी तक तो देखें फ़लस्तीनी मार खा रहे थे और बाकी सब तमाशा देख रहे थे और सिर्फ ताज़ियत मज़म्मती बयानात जारी कर रहे थे। लेकिन पहली मर्तबा जो अमीर ममालिक की फ़हरिस्त से उसमें से एक कतर भी है, तो एक अमीर मुल्क को निशाना बनाया है, तो इसीलिए इजलासें भी हो रही हैं, इसलिए सब उनके मुल्क में इकट्ठे भी हो रहे हैं और उठक बैठक बहरहाल हो रही है। वरना इससे पहले जब शाम पे हो रहा था, जब यमन पे हो रहा था, जब लबनान पे हो रहा था, उस पे तो इतना रद्द अमल भी किसी ने नहीं दिया, ज़ुबानी रद्द अमल भी इन ममालिक की तरफ से नहीं आया था। अच्छा रीमा, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या कोई कानूनी कदगन भी है अगर इसराइल को डिनाउंस करते हैं, इब्राहिम अकॉर्ड से निकलते हैं तो? नहीं, कोई कानूनी कदगन नहीं है। इंटरप्रिटेशन की हमेशा गुंजाइश होती है अगर लगे भी है। अनीना, मैं एक बात फिर से एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि इस तरह के सिचुएशंस में मुख्तलिफ इकदामात होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे हम देखते हैं रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे एक मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है, वहाँ एक लीगल रिस्पॉन्स भी है। और लीगल रिस्पॉन्स जो है वो ओवरवेलमिंगली फ़लस्तीन के हक में है, इसराइल के खिलाफ है। लेकिन कुछ आवाजें अब भी हैं जो कहती हैं कि नस्लकुशी या जेनोसाइड नहीं हो रही फ़लस्तीन में, जिसमें यूके है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि लीगली जेनोसाइड की जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो इस तरह की जो कमीशंस हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो लीगल डोमेन में जो बहस हो रही है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बहुत चीजों से तब्दील होता है। कुछ लोगों के लिए शायद कानून या नहीं मैटर करता, लेकिन बहुत से लोगों के लिए करता है। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं, आप देख लें यूएन स्पेशल रैपोर्टर जो है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, वो शायद फलस्तीन के बाहर सबसे बड़ी एम्बेसडर हैं इजराइल के जो जुराइम है उनको हाईलाइट करने के लिए। और उनका फ्रेमवर्क क्या है? इंटरनेशनल लॉ ही है। यही नॉर्म्स हैं जिनको हम आए दिन पता नहीं क्यों कंडेम करते हैं। लेकिन फिर वो दोबारा से यही सवाल आता है, जहां आप जो बात कर रही हैं उसका बहुत ज्यादा वजन है और वो अपनी जगह बिल्कुल अहम, लेकिन फिर सवाल यही आता है कि जब एक धड़ा अपने आप को हर चीज़ से मुबर्रा समझता हो, हर चीज़ से बालातर समझता हो, उसके ऊपर कोई लीगैलिटी अप्लाई ना करती हो वो समझ रहा हो, तो फिर इस तरह के जो इकदामात हैं ये क्या हैसियत रहती है?